इंद्रधनुष्य 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 इंद्रधनुष्य। नमस्कार नमस्कार श्रोते हो. इंद्रधनुष्यच्या युवा रंग या सदरामध्ये मी मीरा तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. काल म्हणजेच 21 जुलै 2023 रोजी आपण कस्टम आणि एक्साईजचे उपायुक्त IRS अमित नायक यांच्या मुलाखतीचा भाग पहिला ऐकलात. आप यूपीएससी का स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले यूपीएससी कहता है कि आप प्रीलिम्स लिखो, हमें जानना है कि आप जानते कितना हो. उसके बाद यूपीएससी बोलता है कि अभी आप मेंस लिखो, हमें देखना है कि जो आप जानते हो आपको समझ में क्या आया, उसमें उसका तत्व आपने क्या निकाला. और उसके बाद यूपीएससी कहता है इंटरव्यू, तो बोलता है कि जो आपने ये तत्व निकाला उससे आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में. तो जो जिंदगी का एक हमारा फेज है उसी तरीके का यूपीएससी का भी फेज है. तो मैं सबसे पहले सब हमारे लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपको इस एग्जाम से डरना नहीं है. जैसे जिंदगी है वैसे ही यूपीएससी है. जैसे कोई भी एक अच्छा नागरिक बनता है वैसे एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट भी बनता है. बिलकुल. आता इथून पुढे सर, आपने जब सिविल सर्विस का ये बताया कि ये एस्पिरेंट के पास होना चाहिए, साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन के समय अप्स एंड डाउन्स आते तो उसमें साइकोलॉजी बदल जाती है, तो उस पर नज़र कैसे रखें? ठीक है योगीराज जी, इसमें भी देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी तैयारी बहुत पहले हुई, तो मुझे काफ़ी वक्त मिला इस एग्ज़ाम को एक एज अ एस्पिरेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, और एक थर्ड पर्सन के व्यू से भी बाहर से एक नज़रिया मुझे मिली. और जो अभी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये शायद सबसे ज़रूरी बात होगी. और मैं रियली चाहता हूँ कि जो हमारे लिजनर्स हैं और उनके पेरेंट्स टीचर्स है वो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान वो दें. सबसे पहले एक असफलता का भी एक शक्ति है, फेलियर का भी पावर है. मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब भी हमें सक्सेस मिलती है हमें वो चीज़ हमें कॉन्फिडेंट बनाती है, लेकिन जब हमें फेलियर मिलता है तो वो चीज़ हमें विनम्र बनाता है. और एक सिविल सर्वेंट एक बहुत विनम्र आदमी होता है. तो इसका मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा. मेरे काम में बार बार इस तरीके से ये सवाल आती है और मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इसको देखा जाता है. एक आध साल पहले काम के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई. जब वो गलती हुई तो फिर उसका काफ़ी इंक्वायरी वगैरह हुआ और हमें पता चला कि एक अफसर था, उनके फेलियर की वजह से ये हुआ. उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, कुछ गलत नहीं किया था. देखिए गलत और गलती में बहुत फ़र्क होता है. तो उन्होंने गलती की थी, सबको भुगतना पड़ा. खैर सबने अच्छे से फिर कोऑर्डिनेट करके सारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया. और फिर साल गुजरा, दोबारा हमें ऑफिसर्स को चूज़ करना था, अलग अलग दर्जे पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायरा सेट करना था. तो फिर जो सबसे मेन काम है, ये सोच रहे थे कि हम ये सबसे मेन काम किसको दें. हमने बोला कि जो उस टाइम पे जिसने सबसे बड़ी गलती की थी आप उसको दे दो. और इसके पीछे रीजनिंग ये था कि फेलियर से बड़ा कोई आपको सिखा नहीं सकता. सक्सेस में आप ज़रूर कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन जो एक मेजर है ये हमेशा आपको फेलियर से मिलता है. तो अगर कोई लिसनर्स है जो 2-3 बार फेल हो चुके हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ ये आपके साथ ज़िंदगी भर होगी. जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे तभी भी आपके साथ होगा, और हर बार जब होगा आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे, एक बेहतर एस्पिरेंट बन जाओगे और आगे जाके एक बेहतर ऑफिसर भी बन जाओगे. तो फेलियर में बहुत शक्ति है. दूसरा मुझे लगता है कि प्लान बी का मैंने देखा है कि 2 तरीके के लोग मैंने देखा है. एक वो है जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ यूपीएससी करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने और कुछ सोचा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा. कई लोग हैं तो बोलते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं होगा
तो मैं स्टेट सर्विस करूंगा, लेकिन उसके भी आगे अगर नहीं होगा तो मैं आरबीआई ग्रेड भी करूंगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं बैंक एग्जाम दूंगा, अगर वो भी नहीं होगा तो मैं एसएससी दूंगा, अगर वो भी नहीं होता ऐसे ऐसे इस तरीके से वो पूरा एक चेन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ प्लान बी का बात कर रहा हूँ, मैं प्लान सी डी ई, जैसे जैसे आपका प्लान्स बढ़ते जाएंगे आपका जो फोकस है प्लान ए पे वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इस एग्जाम में बहुत है। आप देख लीजिए 99.9% लोग ये एग्जाम फेल करने वाले हैं, तो 0.1 एक तरीके से कोई नंबर होता भी नहीं है। अगर हम राउंड ऑफ करें तो इस एग्जाम में कोई पास नहीं हो सकता, वो 0.1 है। आप कितने भी अच्छे हो, आपको 0.1 के लिए ही फाइट है। तो हो सकता है कि आप 0.11 है और आपका ना हो, आप अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप 0.1 नहीं है। तो हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए, और ये प्लान भी देखिए कहीं से भी आ सकता है। आप कई लोग बोलेंगे कि आप साइड बाय साइड एक नौकरी कर लो, कई लोग बोलेंगे कि आप एक एमबीए भी डिस्टेंस में कर लो, कई लोग बोलेंगे कि आप चलो ऐसा ऑप्शनल लो कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कम से कम उस ऑप्शनल के दम पे आप आगे कुछ और बेहतर आप कर पाओ। तो मैं कहता हूं कि आप प्लान भी कुछ भी ले लो, लेकिन एक होने दो, क्योंकि जब आपको ये पता है कि ये एग्जाम आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, तब आप इस एग्जाम को एंजॉय करोगे, और जो इस एग्जाम को एंजॉय करेंगे वो ज्यादातर मैंने देखा है सक्सेस भी पाते हैं। और फाइनली मैं बोलना चाह रहा हूं कि विजुअलाइजेशन, मतलब अपने आप को आगे मैं कौन बनने वाला हूं ये देखना शुरू करना, इसकी भी एक बहुत ज्यादा एक शक्ति होती है। कार्ल मार्क्स जो हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट है, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनको ये सारे जो मैं नाम बोल रहा हूँ, इनको ये नाम तो पूरा से पता होगा। मैं बस उनका जो 2-3 चीजें हैं जो सबको पता ही है उसको मैं दोबारा उनके सामने रख रहा हूँ। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं एक चीज होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब आपको जो चीज चाहिए आप बस सोचते रहिए और वो चीज हो जाएगा। तो ये विजुअलाइजेशन का पावर है। जब कोई आदमी दिन रात अपने आप को एक ओहदे पे देखता है, वो कभी भी उससे वो हट नहीं पाता, वो उसकी तरफ बनने लगता है, उसकी तरफ सोचने लगता है। और जैसे हमारे शाहरुख खान साहब ने कहा था कि जब आप कुछ बहुत दिल से कोशिश करते हैं तो कायनात आपके साथ है। ये मुझे लगता है नथिंग बट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये थोड़े बहुत चीजें हैं जो थोड़ा सा पढ़ाई से बाहर है लेकिन बहुत जरूरी है। फाइनली एक चीज होती है, मैंने देखा कई लोगों को ये बोलते हुए कि चलो अगर मेरा नहीं हुआ तो सारा 3-4 साल का मेहनत जो है मेरा वो बेकार चला गया। तो ये सबसे बड़ा भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं, लोगों के बारे में, भारत का इतिहास आपको मालूम चलता है, आपको दुनिया का इतिहास आपको मालूम चलता है। जो चीजें होती है और हमें लगा था कि इस तरीके से हुई, वो क्यों हुई, क्या कारण थे, ये आपको पता चलने लगता है। और जैसे हमेशा बोलते हैं कि आगे अगर आपको कुछ चूक ना करना हो तो आपको इतिहास हमेशा पढ़ना है। हम कभी इतिहास नहीं पढ़ते, लेकिन यूपीएससी हमें मजबूर करता है कि जो हुआ है आप पढ़ो, आप समझो। तो ये इससे आपने एग्जाम पास नहीं किया, बट इससे आप जरूर जागरूक नागरिक बने। और भारत जैसे देश में अगर यूथ यूपीएससी की तरफ मुड़े तो मैं कह सकता हूँ 0.1% बिल्कुल सिविल सर्वेंट बनेंगे, और लेकिन जो 99.9% जो बचे हैं ये लोग वो सोसाइटल लीडर्स बनेंगे जो ये जो 0.1 का सिविल सर्वेंट है, जो 0.1% के है, इनको सुपरवाइज करेंगे। क्योंकि हम एक लोकतंत्र है, एक सिविल सर्वेंट भी एक सर्वेंट है और उसको अच्छा लीडरशिप चाहिए समाज के साइड से, और वो लीडरशिप मिलेगा ये 99.9% से। तो ये मेरा एक व्यू है ओवरऑल सिविल सर्विसेज के बारे में, जो पढ़ाई से थोड़ा बाहर। सर आपने भी जब बात करते समय असफलता यानी फेल्योर की बात की, हर व्यक्ति के जिंदगी में एक फेल्योर होती है, एक मोमेंट होता है कि जो उसको ऊंचाई उठने के लिए मजबूर करता है। उसी तरह आपके जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट था कि उसकी वजह से आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज शुरू किए या सक्सेस पाया? योगीराज जी देखिए, आज सुन के आपको हंसी आएगी, लेकिन यूपीएससी का मेरा जो ड्रीम है शायद शुरू हुआ था
जो जानवरों की सेवा से मैंने शुरू किया था। मैं जो गली के कुत्ते हैं उनका देखभाल करना, ये बचपन का शौक था। ये मेरे पेरेंट्स से मुझे बोल सकता हूँ कि ये क्वालिटी मुझे प्राप्त हुई है। एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि अब मुझे मेरा दायरा बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ही भूखे हैं, इंसान भी भूखे होते। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा था। लेकिन जो स्फूर्ति मिली मुझे, मैं कह सकता हूँ मुझे मुंबई से मिली। ऐसी शहर जो आपको पूरा दुनिया का एक नजरिया एक झटके में दिखा सके। मैं उस टाइम पे मेकर चेम्बर्स बोल के एक जगह है मुंबई में, कफ परेड में, मैं वहाँ पे मेरा जॉब था, ऑफिस था। और हमेशा जो मेरा बस था वो मंत्रालय से होते हुए जाती थी और डबल डेकर बस थी और मैं भाग के हमेशा ऊपर की सीट पे बैठता था। और देखिए मंत्रालय रोड पे मेरे हिसाब से 2 स्टॉप थे उस बस, और जब भी ये बस जाती थी मैं हमेशा वहाँ पे, आपने देखा होगा सांसदों का, मंत्रियों का, सीनियर ऑफिसर्स का वहाँ पे घर है और उस घर के सामने हमेशा सुबह लाइन लगती है और एक एक करके जो वहाँ के जो सीनियर अफसर से, हमारे सांसद हैं, माननीय लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो उनको उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे और वही बस जाके मेरे ऑफिस में खड़ी होती थी। तो मुझे वही लगता था कि बस मैं यहाँ स्टॉप पे थोड़े से उतर जाऊं और थोड़ी देर ये देखूं। मुझे लगता था कि कितना अच्छा काम है। तो मैं रोज वही बस लेता था, रोज वही चीज देखता था और एक समय आ गया जिसके बाद मेरे से रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये बस मैं अभी यहीं पर उतर जाता हूँ, अभी ऑफिस में, प्राइवेट में मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे जो करना है यही है। तो फिर मैं बस से उतरा, मैं सीधा वापस घर चला गया। 1-2 दिन में ऑफिस छुट्टी मारी और फाइनली मैंने अपनी कंपनी को बोला कि अब बस मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और जब समाज सेवा का मैंने देखा क्या ऑप्शन है मेरे पास, एक बात थी कि मैं टाइम तक शादीशुदा था और समाज सेवा करना था, लेकिन परिवार भी था और उस परिवार को भी मुझे प्रोवाइड करना था, उनको भी ठीक से मुझे रखना था। मुझे एक सैलरी, एक वेतन की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि यूपीएससी से बढ़िया और कोई भी सर्विस नहीं होगा जो मुझे एक फैमिली को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे से मैं उनको रख सकूँ और साथ ही साथ जो समाज की तरफ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैं निभा पाऊँ। सर, जो आप बोले कि प्राइवेट नौकरी छोड़ के सिविल सर्विस में आ गए, उस वक्त आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था कि आप शादीशुदा बोले, कि फैमिली का रिएक्शन क्या था? योगीराज जी, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि पहले 6 महीने तो मेरे फैमिली को पता भी नहीं था कि मैंने नौकरी छोड़ी थी। क्योंकि जैसे मैंने बोला शादीशुदा था, नौकरी छोड़ता तो वाइफ का मैं कैसे ये करता। मेरे वाइफ ने जस्ट नौकरी छोड़ी थी अपनी, उनका बहुत अच्छा नौकरी था आईटी में। मेरा जॉब उस टाइम मुंबई में था, तो उनको हैदराबाद में वो थी, तो शिफ्ट करके मुंबई आना था। तो उन्होंने नौकरी छोड़ी ही थी और वो हफ्ते भर में वो मुंबई आने वाले थे और तब मैंने नौकरी छोड़ा था। तो शुरुआत में मैं किसी को बोल भी नहीं पाया कि मैंने छोड़ा है। तो शुरुआत में मैंने बोला कि मैं 6 महीने का मैंने एक छुट्टी ली है और तब तक मैंने बोला कि एक एग्ज़ाम में सोच रहा हूँ, प्रीलिम्स है इसका, मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा नौकरी है ही, 6 महीने का छुट्टी पे हूँ। और अच्छी बात है कि मेरा पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। एक बार मुझे लगा कि मेरे फैमिली, मेरे परिवार के लोगों को कॉन्फिडेंस मेरे में आना शुरू हुआ, तब मैंने बताया कि मैंने नौकरी छोड़ चुका हूँ मैं और मैं इस दिशा में बढ़ चुका हूँ। एक सक्सेस स्टोरी के पीछे की स्टोरी भी बहुत रंजक होती है। सर, आपका और आकाशवाणी का नाता कैसे रहा है यूपीएससी के तैयारी के दौरान और उसके पहले भी? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे प्रिपरेशन का जो सबसे मूलभूत सोर्सेस जो कहते वो 3 थे। एक आकाशवाणी था, एक लोकसभा टीवी और एक राज्यसभा टीवी। देखिए, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे वीडियो एक ही चीज़ पे आपको मिलेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स के लिए या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एग्ज़ाम हम नहीं दे रहे हैं। हम दे रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। गवर्नमेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो हम बात करते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम बताते हैं,
वो 100% सच होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए, और इस तरीके से सोर्सेस हमारे पास काफी कम है। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये मेरे हिसाब से विदाउट अ डाउट सबसे, मैं कह सकता हूँ, कंफर्म्ड सोर्सेस है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कभी गलत नहीं हुए। दूसरी बात कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, देखिए, एक बात होती है, एक कई सारे घटना होती है, कई सारे करंट अफेयर्स, और अगर आप कोई भी नॉर्मल मीडिया चैनल में देखेंगे तो किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे, ये सब चैनल्स का अलग होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट और इस तरीके से सोर्सेस देखते हैं तो उनका जो सिटीजन अवेयरनेस, उनके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर थोड़ा बहुत, बाकी मैं बोलूँगा जो मसाला हम बोलते हैं कि बाकी लोग डालते हैं, इस तरीके से कोई भी सरकारी सोर्स नहीं करता। अगर मैं बोलूँ कि वो ऑल इंडिया रेडियो में भी वो क्या एक चीज़ था जिसने मुझे आंसर राइटिंग में स्पेसिफिकली हेल्प किया, मैं बोल सकता हूँ कि उस प्रोग्राम का नाम मुझे याद है, उसका नाम था स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में मैंने देखता था कि पहले जो ऑल इंडिया रेडियो के एंकर एक बहुत ही सरल, क्रिस्प एक सवाल पूछते थे, और अगले 15 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक जवाब आता था। तो बहुत बार सुना, फिर मुझे समझ में आया कि यही तरीका है किसी भी सवाल का जवाब देने का। तो मैं कह सकता हूं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, ये मैं ऑल इंडिया रेडियो का स्पॉटलाइट जो 7 o'clock के आसपास आता था, उससे ही मैंने सीखा है। दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ऑल इंडिया रेडियो ने उस 1-2 साल पहले किया था कि ये सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने आर्काइव करके अपने ऐप पे लाया। क्योंकि देखिए, एक एस्पिरेंट का कोई स्पेसिफिक टाइम वो कभी डेडिकेट नहीं कर सकता, वो हमेशा पढ़ाई कर। तो पहले ये होता था कि वो न्यूज को बैठ के उसी टाइम पे हमें रेडियो ट्यून करना पड़ता था। अगर मिस हो गया तो दोस्तों से पूछना पड़ता था कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इसको आर्काइव किया और लोगों को एक्सेस दिया कि आपको जितना पुराना सुनना आप सुनो, मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में वो होने के बाद ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इज मोर देन सफिशिएंट आपके मेंस के लिए, और मोर देन सफिशिएंट आपके इंटरव्यू के लिए, एंड डेफिनेटली मोर देन सफिशिएंट आपको एक आइडियल कैंडिडेट बनाने के लिए। जी, आपने अभी जो ऐप का जिक्र किया उसका नाम न्यूज ऑन AIR ऐप है, उसके ऊपर सभी आर्काइव्स आपको मिळतील। जी, जाता जाता सर, तुम्ही तर तयारी सर उशिरा केलीत, पण आयडियली तयारी नक्की कधी सुरू करावी असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, मैं इसको अभी फिर से क्विकली 2 हिस्से में बांटता हूँ। एक है कि सिविल सर्वेंट कब प्रिपेयर होते हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कब प्रिपेयर होते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, जैसे मैंने बोला, वो बचपन से शुरू होता है उसका तैयारी। लेकिन जो तरीके से फोकस्ड तैयारी होती है, मुझे लगता है कि इसका कोई डेट हम फिक्स नहीं कर सकते। क्या 15 एज पे करूं, 10th के बाद करूं, ग्रेजुएशन के बाद करूं? आप तभी कीजिए जब आपको लगे कि आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। जैसे आज हमने कितनी सारी बातें की, हमने कभी भी किसी एग्जाम को तैयारी कैसे करें इसकी बात हमने नहीं की। किस तरीके का एक इंसान सिविल सर्विसेज के लिए सूटेड है, ये हमने आज बात करी। तो जिस दिन आपको लगे कि मैं सूटेड हूं, आप उस दिन से तैयारी कीजिए। दूसरी बात, सिविल सर्वेंट तैयार कब होता है? ज्यादातर सोचते होंगे कि वो एकेडमी में तैयार होते होंगे, लेकिन नहीं। सिविल सर्वेंट तभी तैयार होता है जैसे उसने पहला किताब लिया और अपने आप को एक सिविल सर्वेंट के शूज में वो देखना उसने शुरू किया। जैसे मैंने बोला, पावर ऑफ विज्युअलायझेशन, उस दिन से ही वो एक सिविल सर्वेंट बन जात। तुम्ही इथे आलात आणि खूप मोलाचं असं मार्गदर्शन नक्कीच आपल्या सगळ्या युवक दोस्तांना लाभलं असेल, त्याबद्दल आकाशवाणीच्या संपूर्ण परिवारातर्फे तुमचं मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. कस्टम आणि एक्साईजचे उपायुक्त IRS अमित नायक यांच्या मुलाखतीचा भाग 2 ऐकलात. त्यांच्याशी बातचीत केली होती आकाशवाणीचे वरिष्ठ योगीराज बच्चे सर आणि मीरा खलगावकर हिने. श्रोतेहो, तुम्हाला आजची मुलाखत कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा बरं. त्यासाठी आमचा फोन नंबर आहे 94 035 73 485. त्याचबरोबर विविध रंगी कार्यक्रमांच्या क्विक अपडेटसाठी आम्हाला नक्की फॉलो करा FB, इन्स्टा आणि ट्विटरवर आकाशवाणी रत्नागिरी या आमच्या पेजला.
त्याचबरोबर आम्ही तुमच्याशी जोडलेलो आहोत यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा. आमचा पेज आहे आकाशवाणी रत्नागिरी. श्रोते हो, याच नोटवरती मी मीरा तुमची इथेच रजा घेते. परत भेटूच, तोपर्यंत नमस्कार. इंद्रधनुष्य 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 इंद्रधनुष्य